आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप अपनी एआईआर बताइए, आपकी ब्रांच क्या है और आपने आईआईटी कानपुर क्यों चूज़ किया, इसके बारे में थोड़ा-सा हमें बताइए। Hello everyone, myself Shresh Nalawar. I am currently second year undergraduate student from Mechanical Engineering Department at IIT कानपुर। मैंने मेरी जेई एडवांस्ड IIT जेई एडवांस्ड 2021 में क्लियर करी। मेरी रैंक थी 4772। मैंने IIT कानपुर इसलिए चूज़ किया क्योंकि IIT कानपुर वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशंस ऑफ आवर कंट्री और आईआईटी कानपुर का एक एलुमनाई बेस भी जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आईआईटी कानपुर आपको एक नंबर ऑफ ऑप्शंस प्रोवाइड करती है कि आप फ्यूचर में किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और आपका सक्सेस रेट भी हाई होता है। तो इसलिए मेरा आईआईटी कानपुर एक फ़र्स्ट चॉइस था और मैं यहाँ पे आज स्टडीज़ परस्यू कर रहा हूँ। ओके, आपका मोटिवेशन क्या था आईआईटी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए कि आपको आईआईटी में एडमिशन लेना है? ये मोटिवेशन आपको कहाँ से आया? जैसे 10th स्टैंडर्ड ख़त्म हुआ तो मुझे एक चॉइस लेनी थी कि मुझे जाना किस साइड है, मुझे आगे 11th और 12th में करना क्या है। तो जैसे मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी रहा है तो मेरे एक दो कजिन्स भी आईआईटी पास आउट रहे, तो उनसे भी मैं काफ़ी सुनता आया था कि आईआईटी में ये होता है, आईआईटी में वो होता है, आईआईटी में आपको एक्सपोजर काफ़ी मिलता है, आईआईटी में आपके पास करने के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, आईआईटी में आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो, अपना इंटरेस्ट देख सकते हो। और आईआईटी की तारीफ भी बहुत सुनी थी कि इसका कैंपस बहुत बड़ा होता है तो तुम्हें मतलब काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती है। तो फिर मैंने भी जब रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि हाँ यार, मतलब आईआईटी इज़ अ प्लेस टू गो और इसके लिए एफर्ट मारना पड़ेगा। तो फिर मैंने 11th और 12th में जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी और यही था मेरा मोटिवेशन आईआईटी आने के लिए। ओके, प्रिपरेशन आपने खुद से स्टार्ट करी या आपने किन्हीं की हेल्प ली? प्रिपरेशन जैसे ही 10th ख़त्म हुआ तो मैंने कोटा जाने का प्लान बनाया क्योंकि तब प्री कोविड एरा में कोटा जाने का जो क्रेज़ था वो अभी के मुकाबले ज़्यादा था। अभी तो काफ़ी ऑप्शंस आ गए हैं। तो मैं 11th के स्टार्टिंग में कोटा चला गया, वहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करी, तो वहाँ के टीचर्स और प्रोफेसर्स के अंडर मैंने मेरी स्टडीज़ कंप्लीट करी 11th और 12th की और मैं आज आईआईटी में हूँ। ओके, तो आप अपनी सिटी के अकॉर्डिंग बताइए कि आप जिस सिटी से बिलोंग करते हो उस सिटी के अकॉर्डिंग वहाँ क्या चैलेंजेस इनिशियल डेज में आपको फेस करने पड़े, और इसके साथ ये भी बताइए कि जो इनिशियल डेज में जैसे आप ने मोटिवेट हुए आप आईटी की प्रिपरेशन के लिए, जेई क्रैक करने के लिए, तो इनिशियल डेज में आपको क्या प्रॉब्लम्स आई, इसको अपनी सिटी के साथ भी लेकर के आप बताइए कि आपको पर्सनली क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। जैसे पर्सनली मैं 10th के बाद पहली बार जो है घर छोड़ के कहीं बाहर पढ़ने जा रहा था, तो जैसे ही मैं कोटा गया तो स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में मैं थोड़ा सा होम सिकनेस फील करने लगा था कि पहली बार घर से दूर रह रहा हूँ, घर की याद आती थी, ये सब होता था। तो फिर जैसे ही मतलब एक आध महीने के बाद जैसे अपना माइंड डाइवर्ट करके मैंने पढ़ाई में लगाया तो फिर जो ये होम सिकनेस वाली दिक्कत है वो थोड़ी कम हो गई। फिर अपने को ये भी होता है कि बाकी लोगों से कंपैरिजन करने की आदत, तो हमें ये तो सबसे पहले टालना है कि बाकी लोगों से हमें कंपेयर नहीं करना है, इससे बस स्ट्रेस बढ़ेगा और इन द लॉन्ग टर्म ये ज़्यादा बेनिफिशियल होता भी नहीं है कि बाकियों से कंपेयर करें। हमें बस अपने डे बाय डे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना है। कल मैंने जितना किया था उससे आज थोड़ा सा ज़्यादा कर पाऊँ, तो ये मेरे इनिशियल डेज में थोड़ी प्रॉब्लम्स रही है। बाद में मैंने इसको धीरे धीरे हैंडल करता गया। और मैं जिस सिटी से बिलोंग करता हूँ, मैं नांदेड़ महाराष्ट्र से आता हूँ, तो वहाँ पे ये उतना बड़ा टाउन और सिटी एरिया नहीं है, तो वहाँ पे इसका एक्सपोजर भी कम आता था, तो वहाँ से बच्चे भी कम जाते थे स्टडी करने के लिए। तो मैं एक थोड़ा सा यूनिक सा मतलब वहाँ पे था तो और अकेला फील करता था, तो ये बाद में इसकी दिक्कत होती नहीं होती। ओके, जैसा कि एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में है कि इनका एक काफ़ी रोल होता है जी मेंस और एडवांस के एग्ज़ाम्स में, तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? इसके साथ साथ हमें बताइए कि एनसीईआरटी की बुक्स से हम कैसे स्टडी करें ताकि हम जेई मेंस और या एडवांस के एग्ज़ाम्स को हम क्रैक कर सकें या उनसे हम पॉइंट्स ले सकें। उसके अलावा जो मोस्ट वैल्यूएबल सब्जेक्ट्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, पैटर्न के अकॉर्डिंग, वो कौन कौन से हैं, उनमें क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं एनसीईआरटी के बेस्ड सिलेबस के बेस के अकॉर्डिंग, जो बच्चे चुन करके अपने यूज़ के अकॉर्डिंग जेई मेंस या एडवांस के एग्ज़ाम्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी जो बुक्स है वो एकदम मतलब एक्सलेंट टाइप ऑफ कंटेंट प्रोवाइड करता है 11th और 12th के लिए। उसको अपन बेस मान सकते हैं कि अगर और अपनी प्रिपरेशन जितनी स्ट्रांग होगी उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपना बेस कितना स्ट्रांग है, अपने बेसिक कंसेप्ट कितने स्ट्रांग है, क्योंकि उसी के ऊपर आगे जाके क्वेश्चंस बनते हैं, उसी के ऊपर थोड़े और मतलब हायर लेवल के अगर उसमें ट्रिक्स डाल दो तो क्वेश्चंस बनते हैं। तो एनसीईआरटी तो हमें सबसे पहले पढ़नी ही चाहिए, जो किसी भी सब्जेक्ट के हो, भले वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो।
तो उसमें भी केमिस्ट्री में, जैसे केमिस्ट्री में भी काफ़ी टॉपिक्स है जिसमें जो बेसिक डाउट्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी में इनबिल्ट वो डाउट्स क्लियर हो जाते हैं अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो। फिजिक्स में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे मैग्नेटिक सर्किट्स होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, तो उसमें जो बेसिक डाउट्स है वो भी एनसीईआरटी पढ़ने से आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एनसीईआरटी को आप बेस मान के चलिए कि हम एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, लाइन टू लाइन पढ़ना है, और जो इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट करते चलना है ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में उसकी आसानी हो। तो आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी लगाने चाहिए। जैसे हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कि यार हम आईआईटी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस क्यों ही लगाए। तो जो आप लगाओ, आप उसको सॉल्व करोगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो आपको भी पता चलेगा कि इसमें जो थिंकिंग चल रही है वो ज़्यादा डेप्थ तक की है, जो एडवांस में काफ़ी हेल्प करेगी आपको। तो आपको कुछ स्किप नहीं करना है, एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक और हर एक लाइन आपको पढ़नी चाहिए। ओके, सो अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, ठीक है, तो फिजिक्स एक काफ़ी ट्रिकी सब्जेक्ट है। सो हम फिज़िक्स के लिए कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, उसको कैसे हम प्रिपेयर करें, उसके अलावा इसमें कोई रेफरेंस बुक आप बताना चाहते हो तो वो भी आप हमें बता सकते हो। तो फिज़िक्स मेरे लिए भी काफ़ी हार्ड सब्जेक्ट रहा था मेरे जेईई प्रिपरेशन के दिन। और मैंने जो गलती करी थी, एक जो आपको नहीं करनी चाहिए वो है जो आपको सब्जेक्ट हार्ड जाता है उसको लेफ्ट आउट करना, कि उसको कम पढ़ना। जो आपको सब्जेक्ट हार्ड जाता है उसको आपने और टाइम देना चाहिए जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स को दे रहे हो। सपोज मैं केमिस्ट्री में मुझे ईजी जाती थी, मैं उसको 3 घंटे दे रहा हूँ, तो आपको फिजिक्स को मिनिमम 4 घंटे तो देनी चाहिए ताकि वो भी आपका ईजी सब्जेक्ट बन जाए। फिजिक्स के लिए मैं तो सबसे पहले रिकमेंड करूंगा आप एनसीईआरटी पढ़िए, सारे टॉपिक्स के बेस तैयार कर दीजिए कि ठीक है मुझे बेस तो आता है, जीरो नॉलेज आती है, इसके ऊपर जो भी मैं पढ़ूंगा मेरे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो मैंने जो मेरे जेईई के दिन फिजिक्स के लिए किताबें रेफ़र करी थी वो तो एक फेमस किताब है एच सी वर्मा, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, वो भी आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर रहे हैं। तो वो एक एक्सेलेंट किताब है फिजिक्स के लिए, उसमें भी इन डेप्थ नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है। उसके क्वेश्चंस भी आप कर सकते हैं, सारे करने चाहिए आपको जेईई एडवांस के लिए। एक तो ये बुक हो गई। दूसरी, अगर आपको और हायर लेवल पे जाना है तो कुछ लोग आई इरोडो सजेस्ट करते हैं, पर ये ऑप्शनल मान सकते हैं आप कि अगर आपकी एच सी वर्मा वगैरह आप सब में कंफर्टेबल है तो आप उसके तरफ जा सकते हैं, वरना आपको एनसीईआरटी पहले करनी चाहिए, फिर उसके बाद एच सी वर्मा करनी चाहिए, ठीक, उससे आपका काम हो जाएगा। ओके, सो अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, क्योंकि इसको याद करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। बच्चों से अक्सर मतलब सुनने में आता है कि उन्हें केमिस्ट्री याद बहुत देर में होती है। सो इसके लिए आपने क्या ट्रिक्स यूज़ करी और कैसे इसको हम प्रिपेयर करें जेईई एग्ज़ाम्स के लिए, और साथ में इसके लिए भी कोई रेफर्ड बुक्स हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप वोलाटाइल मान सकते हो। जैसे आपने आज पढ़ा तो 10 दिन बाद आप उसके काफ़ी हाई चांसेस है कि आप उसको भूल जाओगे। तो मैं मेरे जेईई डेज में क्या करता था ना कि खुद के नोट्स खुद के हाथ से बनाता था, हैंड रिटन नोट्स बनाता था कि कुछ पढ़ा उसके नोट्स बना लिए अपने हाथों से। फिर मतलब मेरे में वो कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार ठीक है 10 दिन पहले मैंने खुद लिखा है तो मेरे दिमाग में तो होगा ही है। तो इससे एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ ठीक है मुझे तो ये चीज़ याद ही है। और जब मैं रिवीजन करने की ट्राई करता था तो वही मेरे नोट्स पढ़ता था और जिसमें और जो इंपॉर्टेंट लगे मैं उसको हाईलाइट कर लेता था, इससे कि जो मेरे दिमाग में भी है वो बैठ जाए बात। तो रिवीजन करने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो आप जो भी पढ़ो केमिस्ट्री में उसको लिखते चलो, तो क्या होता है ना, लिखने से आपके दिमाग में जल्दी बैठ जाती है चीज़ें। जगह अगर आप बस पढ़ोगे ना तो आपकी स्किप हो जाएगी, और आपको जब अगली बार रिवीजन करोगे तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था और क्या नहीं था। सो अब हम बात करते हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स में एक काफ़ी ज़्यादा देखा जाए तो टाइम मांगता है प्रैक्टिस के लिए। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करें हम कि ये हमें काफ़ी अच्छे से रिवाइज हो जाए, और जेईई एग्ज़ाम्स के लिए इसको कैसे हम प्रिपेयर करें, और साथ में अगर इसकी बुक्स भी रेफ़र करने के लिए आप बता सकते हो रेफर के लिए तो ईजी रहेगा। तो मैथ्स के लिए मैं क्या करता था कि एक टॉपिक पढ़ा तो उसमें जितने भी फार्मूलेज है ना, मैंने एक फार्मूला शीट बना लेता था। सपोज 10 फार्मूले तो 10 फार्मूले की एक शीट बना ली, उसको याद कर लिया और उसको फिर से एक बार रेप्लिकेट करने की ट्राई की सपोज, और 10 में से मैंने 8 फार्मूले तक लिख पाया। तो फिर अगले शीट में मैं बस 2 फार्मूले लिखता था, क्योंकि वही 2 फार्मूले थे जो मुझे अगली बार याद नहीं थे। अगर आप 10 के 10 फिर से लिख दोगे तो आपको ये लगेगा कि यार इसमें 10 फार्मूले, ये तो मेरे से नहीं होगा। अगर आप दूसरे शीट में 2 फार्मूले लिखोगे तो आपको ये कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे हाँ बाकी 8 तो मुझे याद थे, बस मुझे दो पे वर्क करना है। और मैथ्स में आपको जो भी क्वेश्चन हो उसको पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि कोई जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है तो उसमें 3 या 4 पार्ट्स होंगे कि आपको जो चीज़ पूछिए उससे पहले उससे रिलेटेड कोई और चीज़ फाइंड करो, उससे पहले कोई और चीज़ फाइंड करो। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन जो है सिस्टमेटिक सॉल्व होना चाहिए। और मैथ्स पढ़ने के लिए तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और ऐसे नहीं करना है कि जैसे मैंने जो गलती करी थी मेरे इनिशियल डेज में कि कोई क्वेश्चन सॉल्व किया
तो उसको एंड तक सॉल्व नहीं किया, जैसे फाइनल आंसर तक जब तक मैच ना हो तब तक आपको सॉल्व करना है। तो मैं लास्ट के थोड़े स्टेप्स छोड़ देता, ठीक है इसके बाद तो हो ही जाएगा। तो ये एक मेरा मेजर ड्रॉबैक था, और ये आपको नहीं करना चाहिए कि एक अगर आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसको एंड तक करो, फाइनल आंसर तक निकालो, ताकि क्योंकि यही आपको जी एडवांस के दिन करना है, तो वहाँ पे भी लेजीनेस आपकी अफेक्ट करेगी आपको। ओके, तो इसके अलावा जब बात करते हैं जेई एडवांस में, तो वहाँ पे इंटर टॉपिक क्वेश्चंस आते हैं, तो इनको कैसे हैंडल किया जाए? तो इंटर टॉपिक क्वेश्चंस को जनरली ट्रिकी माना जाता है। तो इंटर टॉपिक क्वेश्चंस के लिए आपको ये करना है कि सपोज कोई दो टॉपिक से रिलेटेड है, तो जनरली ऐसे होता है कि जो दो टॉपिक से उनमें एक कनेक्शन बिठा जाता है, फिर उससे आपको एक सॉल्व करना पड़ता है। तो आपको इस क्वेश्चन को भी एक पार्ट्स में डिवाइड करके, जो एक टॉपिक है अगर वो आपको आता है तो उसको पूरा सॉल्व कीजिए, दूसरा टॉपिक से जो रिलेशन है उसको पूरा सॉल्व कीजिए, फिर जो क्वेश्चन में बोला गया है कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, अगर आप उसको फिर सॉल्व करोगे तो आपके लिए ईजी होगा। कि अपने को जंबल नहीं करना है कि थोड़ा ये भी पार्ट करो, थोड़ा वो टॉपिक का भी पार्ट करो, तो इससे आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आपको बायफरकेट करना है क्वेश्चन को, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन समझना है और थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते चलना है। ओके, सो अगर बात करते हैं 11th क्लास की, तो जब हम 12th क्लास में जाते हैं तो हमारा पार्ट 11th वाला मिस हो जाता है, कहीं ना कहीं वो पार्ट पीछे छूट जाता है। सो 12th स्टैंडर्ड में आने के बाद, क्योंकि हम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे लिए 11th का पार्ट भी इम्पॉर्टेंट है, 12th का भी इम्पॉर्टेंट है। तो 12th में पढ़ते हुए हम 11th का पार्ट कैसे रिवाइज करें ताकि हमारी जेई की प्रिपरेशन होती रहे साथ में? ठीक, तो इसी के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अपने पास अपने नोट्स होना। तो मेरे लिए तो सबसे बेटर ऑप्शन था कि मैं खुद के नोट्स खुद बनाऊँ। तो जैसे 12th में मुझे जब 11th का कोई टेस्ट होती थी या 11th के टॉपिक को रिवाइज करना होता था, तो मैं मेरे अपने नोट्स पढ़ता था, उसमें जो फिर से इंपॉर्टेंट लगे उसको हाईलाइट कर देता था, जो कि उससे मेरे अच्छे से दिमाग में बैठ जाता था। तो ये तो केमिस्ट्री के लिए काफ़ी सही पार्ट हुआ कि अपने खुद के नोट्स पढ़ो तो कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा आएगा। फिजिक्स और मैथ्स के लिए जैसे आपने 11th में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो आपको उसको वही मार्क करके रखना है कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था, दूसरी बार में हुआ था, और इसमें मैंने ये गलती करी थी। तो आप जितना सिस्टमेटिक चलते जाओगे, जितना सिस्टमेटिक अपने नोट्स को मेंटेन करोगे, उतना ही आपके लिए एक साल बाद इजी रहेगा कि सेम चीज़ को रिवाइज करने के लिए। सो आप पेपर्स की प्रिपरेशन के लिए कैसे टाइम मैनेज करते थे? आप इंडिविजुअली कितने घंटे देते थे हर एक सब्जेक्ट्स पर? तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिस्क्लोज कीजिए। ठीक, एक तो इस बारे में मैं सजेशन देना चाहूँगा कि आप दिन में भले कितने ही घंटे बैठे, पर जो जेई चेक करता है ना, जेई आपका टेम्परामेंट चेक करता है, तो आप ये ट्राई कीजिए कि आप जब एक साथ पढ़ने बैठे तो 3-3 घंटे के स्लॉट्स बना के बैठे, क्योंकि जेई में जब एग्जाम में आप बैठोगे तो आपको 3 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट होकर बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तो आप 1 घंटे पढ़ रहे हो, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, फिर 1 घंटे पढ़ रहे हो। तो ये भी मेरी एक ड्रॉबैक रही थी इनिशियल डेज में, क्योंकि मैं 3 घंटे नहीं बैठ पाता था, और ये काफ़ी देर तक चला मेरा। तो मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3-3 घंटे के स्लॉट बनाओ, भले ही आप दिन में 1 बार बैठो या 2 बार बैठो, पर 3-3 घंटे के स्लॉट्स में बैठो। और इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए हर सब्जेक्ट के लिए, किसी को ज़्यादा नहीं, किसी को कम नहीं। हाँ, वो चीज़ें अलग है, अगर किसी की एग्जाम होगी, किसी की टेस्ट होगी, सपोज केमिस्ट्री की टेस्ट है, तो उसको आपने 1-2 घंटा ज़्यादा दे दिया। पर ऐसे नहीं कि केमिस्ट्री की टेस्ट है तो मैंने मैथ्स पूरा स्किप ही कर दिया, कि मैं बस केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, और फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ। आपको इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम देना चाहिए, क्योंकि जेईई एडवांस में जो इक्वल वेटेज चलता है तीनों सब्जेक्ट्स का। ओके, सो इतना सारा मतलब टाइम देने के बाद भी तो कहीं ना कहीं दिमाग परेशान होने लगता है, बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि आप एक साथ इतना टाइम दे रहे हो पढ़ाई में, स्टडीज़ में। तो आप अपने माइंड को कैसे काम रखते थे, आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते थे एट दैट टाइम? ठीक है, तो जैसे मैंने बोला कि आपको कि आप 3-3 घंटे के स्लॉट में पढ़ो, तो आप 3 घंटे होने के बाद 1-आध घंटे का, 1-1.5 घंटे का गैप ले सकते हैं। तो उसमें मैं क्या करता था कि सपोज़ कोई गाने सुन लिए, कोई मतलब एक घंटा सो लिया, 1 घंटा बाहर घुमाया, 1 घंटा दोस्तों के साथ बातें कर ली। तो आपके मतलब आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप ब्रेक में कर सकते हो। जैसे कहीं बाहर घूम के आ गए, हॉस्टल में घूम लिया, कहीं घर पे घूम लिया। आपने साइकिलिंग और योगा भी ट्राई किया था? साइकिलिंग करता था मैं, योगा तो तब वो जो आइडिया नहीं था। तो साइकिल थी मेरे पास वहाँ पे, तो मैं एक पूरा राउंड मार के साइकिल पे आ जाता था, बाहर क्या चल रहा है वो सब देख के। तो उससे मेरा माइंड भी फ्रेशन अप हो जाता था। फिर मैं फिर से 3 घंटे के स्लॉट में 1-1.5 घंटे बाद फिर से कॉन्सेंट्रेट होकर बैठ पाता था और बैठने की कोशिश करता था। ओके, सो प्रिपरेशन एक काफ़ी लंबा टेन्योर होता है, काफ़ी लंबा समय होता है। तो आपने इतने लंबे समय तक 2 साल 3 साल तक खुद को कैसे मोटिवेटेड रखा? आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए प्रिपरेशन से और आपने क्रैक भी किया। तो आपने क्या टेक्निक यूज़ की थी कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो पाएँ? आपका इसके पीछे क्या मोटिवेशन था कि आप
2 साल 3 साल लगातार आप पढ़ते ही रहे और आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए प्रिपरेशन से और आपने सक्सेसफुल एग्ज़ाम को दिया। तो इसके लिए जैसे ही आपने कोई गोल अचीव करना है, तो एक गोल के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वो अपना सेल्फ मोटिवेशन। बाहर के लोग भले टीचर आपको मोटिवेट कर दे, आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेट कर दे, पर वो टेम्पररी मोटिवेशन है, वो आपके पास 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 1 हफ्ते तक रहेगा। पर जब तक आप खुद से मोटिवेटेड फील ना करो कि हाँ वो मेरा एम है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। तो मैं ये सोचा करता था कि एक बार मैंने मतलब ठीक है अभी मैंने इतनी मेहनत कर ली, तो मैं जब IIT पहुँचूंगा तो मेरे पास क्या क्या चीज़ें होंगी करने के लिए, तो मेरे पास बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि हाँ यार ठीक है, मैं अगर अभी पहले के दिनों में 3 घंटे और पढ़ लेता तो मैं आज IIT में होता। तो मेहनत पूरी करनी चाहिए और ये मन में रखिए कि मेहनत पूरी करिए, भले ही बाद में रिजल्ट आए ना आए, तो बस आपके पास रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं और मेहनत कर लेता तो मेरी रिजल्ट थोड़ा और अच्छा होता। अपना 100% देना है, इसी से मोटिवेशन आएगा अच्छा करने का। तो आप अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन बच्चों को क्या सजेशंस देना चाहते हैं, क्या सजेशन देना चाहते हो जो खुद से सेल्फ स्टडी के थ्रू जेई के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और या जो कर रहे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जैसे ही पैंडेमिक के बाद काफ़ी नए ऑप्शन स्टार्ट हुए हैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए भी, जैसे आप घर बैठे पढ़ सकते हो। जैसे अभी साथी ने भी एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, तो इसमें भी एक्सेलेंट नोट्स, एक्सेलेंट लेक्चर मटेरियल, एक्सेलेंट क्वेश्चंस, इसमें आपको काफ़ी अच्छी सी हेल्प मिल रही है। तो आप साथी को भी रेफ़र कर सकते हो, और जो कि फेमस किताब है जैसे फिजिक्स में HC वर्मा और NCERTs हो गया, तो इनसे आपका काम हो जाएगा। जैसे साथी में भी जो मेंटरशिप मिल रही है वो काफ़ी अच्छी लेवल की है, जिसमें भी आपको IIT के प्रोफेसर ही पढ़ा रहे हैं, तो आप इसकी भी हेल्प ले सकते हैं और आपको कोई इसमें दिक्कत होगी नहीं। तो प्रिपरेशन टाइम पे आपने कुछ मिस्टेक्स भी की होंगी, तो ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जो आपने की और आप आने वाले जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, वो उस गलती को ना दोहराएं, क्योंकि आप उस रास्ते से गए हो तो आपको पता है कहाँ पे किस पॉइंट पे क्या मिस्टेक्स होती हैं। तो आप उन पॉइंट्स को हाईलाइट कर दीजिए जहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई, ताकि और बच्चे उसको रिपीट ना करें। ठीक है। तो मेरे साथ क्या होता था ना, मैंने अभी आपको इससे पहले भी बताया कि 3-3 घंटे के स्लॉट्स में मैं नहीं बैठ पाता था। सपोज मेरे साथ क्या होता था ना कि स्टार्टिंग में 1-2 घंटा बैठा, फिर थोड़ा कुछ कर लिया, फ़ोन देख लिया, कुछ ये कर लिया, फिर 1-2 घंटा पढ़ लिया, तो इससे मेरा पढ़ने का टाइम तो 10 घंटे हो जाता था, पर जो उसका इफेक्टिव मेरे में चेंज आता था, मेरे में स्टडी का टाइम आता था वो 5 या 6 घंटे होता था। तो इससे अच्छा आप ये कीजिए कि 3-3 घंटे के स्लॉट में आप 6 ही घंटे पढ़िए, पर उसका जो इफेक्ट आपको मिलेगा वो इन लॉन्ग टर्म ज़्यादा मिलेगा, उससे अच्छा कि 10 घंटे आप पढ़ें। तो आप 3-3 घंटे के स्लॉट्स में पढ़िए, ये एक तो मैंने गलती करी। और दूसरा जो था कि आप मॉक टेस्ट वगैरह दे, कुछ जेई के टेस्ट वगैरह दे, तो उसके बाद उसके जो रिजल्ट आए उसके आपका खुद का एनालिसिस होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन है, ये ठीक किया, तो दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन गलत क्यों किया मैंने, यहाँ भी ये सिली मिस्टेक हुई थी, ये हुई थी, या मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं था, ये मेरा टॉपिक वीक है। तो ताकि आप इसकी एनालिसिस को आगे हेल्प करके अगले टेस्ट में इंप्रूव कर पाए, और ये जो टॉपिक्स में आपकी गलतियाँ हुई थी उसको आप इंप्रूव कर पाए। जैसे आपके सपोज 5 सिली मिस्टेक हुई थी, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए अगले टेस्ट में कि मैं 3 करूँ या 4 करूँ, 5 से तो ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। और सपोज 2 गलतियाँ आपकी इसकी वजह से हुई थी कि आपने वो टॉपिक पढ़ा नहीं था, तो आपको ये पता है आपकी मेरे ये 2 टॉपिक वीक है, तो आपको पूरा फिर से स्ट्रांग करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि वो 2 टॉपिक वीक है, तो उसी के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दो। तो ये एक मैंने गलती करी थी जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करने का राइट टाइम क्या है? क्या ये आफ्टर 10th स्टार्ट करना चाहिए, 11th, या उसके बाद बच्चे को स्टार्ट करना चाहिए? मेरे हिसाब से जैसे कि मैंने 11th के बाद मतलब 11th के स्टार्टिंग में ही कर दिया था प्रिपरेशन, और 11th के स्टार्टिंग में करना ही मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा होगा। 10th में तो काफ़ी अर्ली एज हो जाएगा और उतनी मैच्योरिटी होती भी नहीं है बच्चों में 10th की कि वो अपने एम को समझ पाया, अपने सेल्फ मोटिवेटेड फील करे। तो मैं ये मानता हूँ कि 11th के स्टार्टिंग में आपको जेईई के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना। अगर आप लीड भी हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कवर अप कर पाओगे, आगे आगे आपको काफ़ी टाइम मिलेगा। कुछ एडवाइसेस जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे जो जेईई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, उनको क्या एडवाइसेस आप और देना चाहेंगे? ठीक, तो अगर आप जेईई के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी एक एडवाइस आपके लिए ये रहेगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए अपने वर्क में। जैसे कि आपने 3 दिन काम किया, फिर पूरा आपने 5 दिन काम किया, ठीक है, वीक में, फिर आपने ये सोचा कि अरे मैं 1 दिन हॉलीडे ले लेता हूँ। नहीं, ऐसा आपको करना ही नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रखना है। आप अगर 3-3 घंटे पढ़ रहे हो तो हर दिन 3 घंटे पढ़ना है आपको। आपका जो फ्लो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ्लो ब्रेक होता है तो आपको फिर से उस फ्लो में आने के लिए फिर से टाइम लग जाएगा, तो आपका वो वर्क आवर है उसमें वेस्ट हो जाएगा। तो जैसा बहुत से बच्चे रहते हैं कि 11th पढ़ लिया अच्छे से, 12th पढ़ लिया अच्छे से,
तो दोनों पढ़ाई उन्होंने मतलब इनफ करी है, प्रिपरेशन 11th-12th की अच्छे से की है। अब उन्होंने जेई के लिए प्रिपेयर किया, लेकिन उन्होंने बोर्ड एग्जाम्स की वजह से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। तो लास्ट में उनके पास 30 दिन बचते हैं, तो उनके पास पुराना बेसिक्स पूरा कंप्लीट है। तो आखिरी के 30 दिनों में वो कैसे स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन? अगर आपके पास होता तो आप क्या करते? 30 दिनों के अंदर कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करते? बोर्ड एग्जाम्स के लिए? हाँ नहीं, जेई के लिए। जेई के लिए, ओके। तो जेई के लिए आपने, अगर आपका बेस वगैरह सब क्लियर है, तो आपने एनसीईआरटी भी पढ़ रखी होगी, आपने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी एक आध बार तो लगा ही रखे होंगे। तो आपको बस उसमें रिवाइज करना है कि अच्छा ठीक है, मैंने ये टॉपिक पढ़ा था, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है। और आपने अगर क्वेश्चंस भी आपको बिफोर हैंड आपने अगर पहली बार सॉल्व किया, तो उसको मार्क करके रखनी चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था, इसमें ये ट्रिक है, दूसरे क्वेश्चन में ये ट्रिक है कि ये भी मेरे से पहली बार में नहीं हुआ था। तो आप सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व नहीं करोगे, आप बस वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपसे पहली बार में नहीं हुए थे, जो दूसरी बार में हुए थे। और आपका ये कोशिश रहेगा इस बार कि वो क्वेश्चन पहली बार में हो जाए। ऐसे ही करके आपका वर्कलोड काफ़ी कम हो गया, क्योंकि आपको अभी इस बार पूरी बुक नहीं पढ़नी है, आपको बस वो क्वेश्चंस करने और वो टॉपिक्स पढ़ने जो आपके पहले से वीक थे, जो आपको आपने पहले से हाईलाइट कर रखा है। तो आपका 30 दिनों में मोस्टली इससे वर्कलोड काफ़ी कम हो जाएगा और इससे आप अच्छे से वर्कआउट कर पाओगे। तो अगर इसी यहाँ पर जैसे 30 दिन में मुश्किल हो जाता है, अगर बच्चे के पास हम कहें कि 3 महीने हैं, ठीक है, तो वो 3 महीने पहले कैसे वो स्टार्ट करे? क्या स्ट्रेटेजी होगी कि लॉट्स ऑफ टॉपिक्स को, जैसे बहुत सारे टॉपिक्स है, जल्दी जल्दी कैसे कवर करे जेई के लिए? तो अगर अभी आपके पास और थोड़ा टाइम है, जैसे 3 महीने मान लेते हैं, तो आपके पास जो आपको मुश्किल टॉपिक्स जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि जेई की प्रिपरेशन में आपके पास कभी कभार आप बीमार हो जाते हैं और कभी आपका कुछ छूट जाता है, तो एक आध टॉपिक आपका वीक छूट जाता है, एक आध दो। ये मेरे साथ भी बहुत हुआ था, फिजिक्स में मेरे 3 या 4 टॉपिक छूट गए थे। तो अगर लास्ट में आपको 1 या 2 महीने कुछ टाइम मिलता है, तो आप ये ट्राई कीजिएगा कि आपके जो छूटे हुए टॉपिक्स है, आपके जो वीक टॉपिक्स है, उसके ऊपर आप वर्क करें। और मैं मानता हूँ कि वो आप टॉपिक पहली बार ही कर रहे होंगे, तो आप उसमें भी, जैसे बाकी टॉपिक को आपने ट्राई किया है, उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। उसमें भी आप पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद उसके जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट के बुक्स आते हैं उसमें से क्वेश्चंस लगाए, और ट्राई कीजिए कि उसको भी हम मेन स्ट्रीम कोर्सेज में ले आए, मेन स्ट्रीम चैप्टर्स में ले आए, ताकि आपने को बाद में रिवाइज करने में उससे दिक्कत ना आए। सो इंटायर जर्नी में जो भी आपने 3 सब्जेक्ट्स पढ़े, ठीक है, तो इस पर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पे टाइम देते होंगे, तो आप ओवरऑल कितना टाइम देते थे इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर, और टोटल कंप्लीट एक टेस्ट का भी मिला करके, तो ओवरऑल स्टडी टाइम कितना था स्कूल के अलावा, मतलब अपार्ट फ्रॉम स्कूल, और ओवरऑल आपका स्टडी टाइम और इंडिविजुअल पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे आप कितना टाइम देते थे? ठीक है, तो हर दिन मेरी वीकडेज में स्कूल होती थी, तो स्कूल के बाद मेरी कोचिंग लगभग 3 घंटे की होती थी, ईच डे ईच सब्जेक्ट। जैसे केमिस्ट्री के 1 घंटा हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, तीनों में से एक केमिस्ट्री हो गई, एक मैथ्स हो गया, एक फिजिक्स हो गया। तो ये 3 घंटे पढ़ने के बाद मैं क्लास में ही जो सर बोलते थे उसके नोट्स ले लेता था, ताकि उसको बाद में फिर से पढ़ के अब मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो 3 घंटे वो पढ़ लिया, फिर घर आने के बाद भी मतलब 1 या 1.5 घंटा पर सब्जेक्ट अगर मैं दे दूँ तो मेरे लिए वो इनफ था। और कभी कभार जैसे वीकेंड्स पे मॉक टेस्ट वगैरह हो जाती थी, तो उसमें 6 घंटे चल जाते थे। तो उस दिन मैं कुछ पढ़ता नहीं था, बस ये देखता था कि मेरी गलतियाँ कहाँ हुई, जैसे आंसर की मिल जाती थी, तो मेरी गलतियाँ कहाँ हुई और मैंने क्यों करे, तो उसका एनालिसिस मैं बस 1-2 घंटे करता था, बस मेरा उस दिन का वो होता था। मैं उस दिन कुछ पढ़ता नहीं था। तो फिर नया वीक शुरू होता था, फिर वही 2 या 3 घंटे पढ़ो, अपार्ट फ्रॉम कोचिंग एंड अपार्ट फ्रॉम स्कूल। ओके, सो इस भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो मंथली टेस्ट जो आप देते थे, मंथली टेस्ट, तो वो कैसे जाते थे? आपकी रैंक्स क्या आती थी, और क्या वो बहुत अच्छी आती थी या बहुत कम आती थी, या इम्प्रूवमेंट कैसे डे बाय डे हुआ, उस पर भी थोड़ा आप हाईलाइट कीजिए। तो मेरी जेई की जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन से भरी हुई रही है। जैसे 11th की स्टार्टिंग में मैं गया था, तो पहले टेस्ट में मेरे आए थे 80% नंबर। तो आपको लॉन्ग टर्म में मैं बोलूँ, और 12th के एंड में जैसे जैसे जी एडवांस पास आने लगा, तो मेरे नंबर घट के 30 या 40% तक बढ़ गए। तो मैं इस स्ट्रेस में रहता था कि यार मैं पहले अच्छा पढ़ता था, क्या अब नहीं पढ़ता कि मेरे नंबर कम हो गए। तो ऐसी बात होती नहीं है। स्टार्टिंग में जब 11th के आपके स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं, उसमें सिलेबस काफ़ी कम आता है, काफ़ी कम, मतलब 10th का जो सिलेबस है, 11th का जो बेसिक सिलेबस है, जो कि थोड़ा सा ईजी सिलेबस मान सकते हैं, तो उसमें 80% इज ओके। पर जब जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ता जाता है कि आपको ये मेंटेन करना है कि ठीक है, मेरी नॉलेज की लेवल उतनी रही है, मेरे नंबर सेम है, मेरे परसेंटेज सेम है, आपको ना उसको इंक्रीज करना है ना उसको डिक्रीज होने देना है। जैसे 40% अगर नंबर एडवांस में आप ले आओ, तब भी आपकी 2 या 3 हज़ार रैंक आ जाती है। जैसे मेरा भी बस 37 या 39% कुछ नंबर थे जी एडवांस में, और मेरी भी 4000 रैंक है। तो आपको ये ट्राई नहीं करना है कि बोर्ड के मेंटलिटी से बाहर निकलना है कि यार 80% ले आने मार्क्स, 90% ले आने, नहीं, ऐसे नहीं होता। आप अगर 50% 40% भी मार्क्स ले आओ,
तो आपके लिए वो इनफ है जी एडवांस क्रैक करने के लिए। ओके, सो मंथली टेस्ट के बाद अब बात करते हैं फाइनल एग्ज़ाम्स की। तो चाहे वो मेंस हो चाहे एडवांस, तो एग्ज़ाम के दिन देखिए कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी अलग होती है। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेस्ट, तो वो टाइम आपका कैसा गया? जो टेस्ट थे, दोनों टेस्ट, दोनों के आप एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कीजिए। ठीक। तो जेई एडवांस के मेन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो है वो असली प्रिपरेशन मॉक टेस्ट में होती है। तो मैं ये ट्राई करता था कि जी एडवांस के दिन मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है, तो वो मैं पहले से ट्रायल एंड एरर मॉक टेस्ट में कर लूँ। तो मैंने पहले केमिस्ट्री ट्राई किया, फिर फिजिक्स ट्राई किया, फिर मैथ्स ट्राई किया एक मॉक टेस्ट में। तो उसके नंबर चेक किए कि मेरा टेम्परामेंट कैसे जा रहा है, कि मेरा मेंटल लेवल कैसे जा रहा है। तो उसमें मैंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हर मॉक टेस्ट में। मैं पहले केमिस्ट्री सॉल्व करता था, कभी कभी मैथ सॉल्व करता था, कभी फिजिक्स सॉल्व करता था। तो फाइनली मुझे ये पता चला कि मेरा फिजिक्स थोड़ा सा वीक सब्जेक्ट है, और अगर मैं इसको सबसे पहले करूँगा और मेरे क्वेश्चंस कम बनेंगे तो मैं एग्ज़ाम में डीमोटिवेटेड हो जाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया कि मैं मैथ्स करूँ। तो मैथ्स मैंने 50 मिनट्स और 1 घंटे में ट्राई करने की कंप्लीट करी। और आपको ये करना है कि हर सब्जेक्ट आपका 1-1 घंटे में कंप्लीट हो, ताकि 1-1 घंटे में कंप्लीट होगा। और आपका केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर आप कम टाइम दोगे तो आपके पास 10 या 20 मिनट बच जाएंगे। उसमें आप वो क्वेश्चंस कर सकते हो जो आपने पहले छोड़े थे या पहले रुक गए थे। और एडवांस की बात करते हैं, क्योंकि एडवांस का थोड़ा सा पार्ट डिस्क्रिप्टिव होता है, तो वो ठीक है, आपने तो कैसे हैंडल किया था? तो एडवांस के लिए भी मैंने सेम एक्सपेरिमेंट करा। तो एडवांस में मेरी फाइनल स्ट्रेटेजी ये बनी कि मैं सबसे पहले मैथ्स करूंगा, और मैथ्स से काफ़ी मेंटल इंटेंसिव सब्जेक्ट होता है। तो मैंने मैथ्स कंप्लीट करा 50 मिनट्स में। और ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन होना ही चाहिए। आप 18 क्वेश्चन होते हैं, आप 18 क्वेश्चन मान लो, उसमें से आपके पहले राउंड में सपोज आपके 8 क्वेश्चन हो गए या 5 क्वेश्चन हो गए, तो आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना है कि यार मेरे बाकी के 10 क्वेश्चन नहीं हुए। ठीक है, आपको 50 मिनट में 8 क्वेश्चन है वो आपके कंफर्म होने चाहिए। उसके बाद मैं करता था केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मेरी थोड़ी सी इजी सब्जेक्ट मानता था मैं केमिस्ट्री को, मेरी थोड़ी अच्छी थी। और केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा मतलब मेंटल गेम नहीं होता था। तो केमिस्ट्री मेरी सपोज 35 या 40 मिनट्स में ख़त्म हो गई। तो मेरे पास अभी अब फिजिक्स बचता था। तो फिजिक्स में 1 घंटा में कंप्लीट कर लूँ तो मेरे पास लास्ट में जो मैथ्स में 10 मिनट मैंने बचाए थे और केमिस्ट्री में 20 मिनट, तो मेरे पास लगभग आधा घंटा बच जाता था एग्जाम में कि मैं वो क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट करूँ जो मेरे से पहली बार में नहीं बने थे। तो एडवांस में आपको मिनिमम 2 या 3 अटेम्प्ट, मतलब एक पेपर को 2 या 3 अटेम्प्ट में सॉल्व करना चाहिए। पहले जो क्वेश्चंस देख लीजिए आप कि अरे ठीक है ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। 2-3 मिनट में आप पूरे क्वेश्चंस देख लीजिए कि ठीक है ये मेरे इजी सवाल है मेरे लिए, तो मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़े डिफिकल्ट सवाल पे ट्राई करूँगा। अगर आप पहले से ही उसके ऊपर जंप करेंगे डिफिकल्ट सवाल के ऊपर, तो आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके जो आगे के इजी क्वेश्चंस थे जो आप कर पाते, पर आप डिफिकल्ट क्वेश्चन के चक्कर में अटक के आपका तो वो क्वेश्चन भी नहीं हुआ और जो इजी क्वेश्चन आप कर पाते वो भी नहीं हुआ। तो इससे आपको बचना है। जो इजी सवाल है वो पहले कर लीजिए, टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कीजिए, फिर आप आपके पास जो बचा हुआ टाइम है उसमें जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो जैसा कि आपका एग्ज़ाम हो गया, अब एग्ज़ाम देने के बाद फिर वेट करना पड़ता है रिज़ल्ट का। तो रिज़ल्ट के डे जिस दिन आपको पता चला कि आपकी रैंक ये है और आप फाइनली सेलेक्ट हो सकते हो, मतलब एक रिस्पेक्टेबल रैंक थी, तो उस रैंक के जानने के बाद आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में क्या एक्साइटमेंट था? ठीक है, आपका क्या एक्सपीरियंस, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं आपने कुछ टारगेट किया था, गोल आपने अचीव कर लिया, तो वो अनुभव कैसा था आपका? जैसे हमने जब जी एडवांस के आंसर किसी चेक किया था कि मेरे नंबर कितने आ रहे, तो मेरे नंबर लगभग 147 आ रहे थे 360 में से, जो कि बनता है 39 या 40%। तो पिछले साल के जो मैंने एनालिसिस से चेक किया था मेरी रैंक बननी चाहिए थी 6 या 7 हज़ार। तो जब मैंने जेई का रिजल्ट चेक किया तो जैसे ही मैंने रैंक देखी 4700, तो एक तो खुश तो इसे हुआ ही कि जे एडवांस में सिलेक्शन हो गया, और जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे 6 या 7 हज़ार रैंक, तो उससे अगर आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको और ज़्यादा खुशी होती है कि यार मैं 7 हज़ार एक्सपेक्ट कर रहा था, कुछ तो अच्छे ही किया होगा, मतलब इसका पेपर था कि पेपर हार्ड था फिर भी तूने उतना परसेंटेज बनाया है। तो घर वाले भी काफ़ी खुश हुए। जैसे मैंने घर पे बताया था कि पापा मम्मी 6 या 7 हज़ार में रैंक आने वाला, और जैसे उनको पता चला कि 4.5-5 हज़ार रैंक आई है तो उनमें भी काफ़ी उत्साह बढ़ा। वो भी काफ़ी खुश हुए कि 2 साल की मेहनत फाइनली मतलब कुछ उसका रिजल्ट मिला है। दोस्तों में भी काफ़ी खुशियाँ हुई, काफ़ी उन्होंने भी प्रेज़ किया, और अभी मैं आईआईटी में पढ़ रहा हूँ। ओके, सो यहाँ आने के बाद आईटी कैंपस का आपका यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? कैंपस आने के बाद यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा? यहाँ का हॉस्टल, खाना और बाकी फैकल्टीज़ आपको कैसे लगे? सीनियर्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे थे? ठीक है, क्या वो आपकी हेल्प करते थे नोट्स में और बाकी चीज़ों में भी? तो वो एक्सपीरियंस आप बताइए। यहाँ कैंपस में आने के बाद क्या चेंजेस लगे घर से और यहाँ पर, वो सारा का सारा आप यहाँ पे एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, जैसे कि
मेरा जब सिलेक्शन हुआ तब कोविड एरा चल रहा था, तो मेरा जो अनफॉर्चुनेट रीज़न था कि कैंपस जो है ऑनलाइन शुरू हुआ, कॉलेज जो है मेरा ऑनलाइन शुरू हुआ, मेरा पहला पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन गया। तो मेरे सीनियर्स ने भी काफ़ी हेल्प करी कि हमारा बैच पूरा ऑफलाइन में आ सके, पूरा चीज़ें वापस फिर से नॉर्मल की तरह शुरू हो सके, तो उनके लिए मैं सीनियर्स को थैंक यू बोलूँगा। जैसे ही मैं कैंपस में आया अप्रैल 2022 में, मेरे सेकंड सेमेस्टर के मिड हाफ से, तो मुझे कैंपस एक्सप्लोर करने का मौका मिला। और इतना वास्ट कैंपस है आईआईटी कानपुर का, तो उसमें भी एक ओवरवेल्म वाली फीलिंग थी कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे सारी चीज़ें देखनी है, मुझे क्या क्या है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। हॉस्टल्स भी आईआईटी कानपुर के काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी स्पेशियस है। खाना भी जो आपको मेस में मिलता है, पूरे दोस्तों के साथ बैठ के आप अच्छे से खा सकते हो, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। सीनियर्स ने भी आपको अभी ठीक है सेमेस्टर में आपके कोर्सेज चलते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ दिक्कतें आती है कि ठीक है मेरे इसमें भी टेस्ट में नंबर कम आए, मैं इसमें कैसे इंप्रूव करूँगा। तो सीनियर्स आपका एक पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है इसमें। सीनियर्स ने भी काफ़ी हेल्प करी मेरी, सीनियर्स कैसे इंप्रूव करे, क्या क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन से बुक्स रेफ़र करे, कैसे पढ़ना होता है, ये सारे, इसके लिए भी मैं सीनियर्स को थैंक यू बोलना चाहूँगा। और सीनियर्स को अप्रोच करना इज़ वेरी इजी एट आईआईटी कानपुर। सीधा आप उनसे बात कर सकते हो, सीधा आप उनका नंबर आपको मिल जाएगा। और 99% सीनियर्स आर ऑलवेज हेल्पफुल टू यू, आपको कभी मना नहीं करेंगे, हेल्प के लिए हमेशा रेडी होंगे। प्रोफेसर्स भी यहाँ के काफ़ी नॉलेजेबल है, काफ़ी एक्सपर्ट है, सारे पीएचडी किए हुए, सारे पोस्ट डॉक्टरेट किए हुए। उनके पास जो नॉलेज है, आपके पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी कि उनसे जितनी नॉलेज आप ले पाओ उतनी ले पाओ, वो भी आपको कभी मना नहीं करेंगे, वो भी आपको अच्छे से सब बताएंगे। ओके, सो आप उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हो जैसे वो प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनमें पोटेंशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी फैमिलीज़ फाइनेंशियली अनवेल है, या उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है, कोई और फैमिली सिचुएशंस हैं, या उनको कोई और भी प्रॉब्लम है, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो उनके पास रिसोर्सेज की कमी है, या रिसोर्सेज वो नहीं ले सकते, चाहे वो रिमोट एरिया में रहते हो, ठीक है, या फिर उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, या मोड ऑफ कन्विंस का प्रॉब्लम हो, या फिर ऐसा है कि और भी कोई फिजिकल एबिलिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो चैलेंजिंग वो फेस करते हो। तो उन बच्चों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो? तो फॉर्चुनेटली आज के एरा में तो क्या हुआ है ना कि जो इकोनॉमिक बैरियर है किसी भी चीज़ तक पहुंचने का, वो काफ़ी कम हो गया है। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साथी जो इनिशिएटिव है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं तो सोचता हूँ कि अगर मेरे टाइम पे ये होता तो मुझे कोटा जाने की और इतना मतलब फाइनेंशियल उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो आपके पास अगर फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, आपके पास अगर कंडीशन अच्छी नहीं है, तो आपको मिनिमलिस्टिक वेज में भी आप जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे आपको बस आज के दिन में क्या चाहिए होगा, आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए और एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आप उस पर आपको सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, सारी गाइडेंस मिल जाएगी, सारी हेल्प मिल जाएगी। आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, आप साथी के ऊपर सारे लेक्चर्स डले हुए, सारे नोट्स डले हुए, आप उनसे भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आज के दिन जो फाइनेंशियल बैरियर में जो मानता हूँ वो काफ़ी कम हो चुका है। ओके, सो काफ़ी अच्छा था अनुभव ये। तो इसके अलावा अगर बात करेंगे हम मेमोरी कर्व की, तो क्या आप मेमोरी कर्व के पैटर्न को फॉलो करते थे, या उससे मिलता जुलता कोई आप पैटर्न फॉलो करते थे, और अगर हाँ तो ये आपको कैसे पता चला, आपको किसने बताया? तो मेमोरी कर्व एज सच मैंने कुछ मुझे पता नहीं था, बस मुझे इतना पता था कि जैसे मैं एक चीज़ पढ़ता हूँ तो 7 दिन बाद उसकी जो मेरे दिमाग से निकल जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी हाई है। ये खास करके केमिस्ट्री में होता है। केमिस्ट्री में एक साथ काफ़ी चीज़ें लर्न करने की होती है, तो मैं उसको साथ साथ लिख के चलता था, और जब मैं अगली बार उसको पढूं, जो मैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे उसको फिर से लिख देता था। और फिर मैं ट्राई करता था कि हाँ मैंने इतना पढ़ा, मुझे याद कितना रहा, जो चीज़ें याद नहीं रही मैं उसको अलग से लिख लेता था। ठीक है कि मैंने एक बार पढ़ा तो ये चीज़ें वो है जो मैं भूल जाता हूँ, तो मेरे पास आगे ये डाटा रहेगा कि अच्छा ठीक है ये चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, इसको 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है। तो इसको अगर आप लगातार 2 साल तक आपने करते जाओगे तो आपका अपने आप जो केमिस्ट्री का नॉलेज है, जो भी आपका रेटिफिकेशन का नॉलेज है, वो आपके अपने आप अपने दिमाग में बैठ जाएगा। ओके, तो आप अब फाइनली एक मैसेज दीजिए उन बच्चों को जो जेईई की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या कर रहे हैं, या स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या आप एक फाइनल मैसेज उनको आप देना चाहेंगे? तो मेरा फाइनल मैसेज तो ये रहेगा कि मेहनत कीजिए, रिजल्ट पे ज़्यादा ध्यान ना दीजिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बस आपको ये रहना चाहिए कि मेहनत पूरी करनी है, कि आपको बाद में ये रिग्रेट ना रहे कि ठीक है मेरा नहीं हुआ, कि मैंने मेहनत नहीं करी थी। आप मेहनत कीजिए, फिर भी आपका नहीं हुआ तो आपके पास वो मेहनत हमेशा रहेगी, आपके साथ पूरे लाइफ में वो मेहनत रहेगी। ठीक है मैंने इतनी मेहनत करी, आप कुछ लेके जाओगे उस जर्नी से। तो जेईई की प्रिपरेशन को मैं एक जर्नी मानता हूँ अपने लाइफ की,
जो अपने आप को काफ़ी चीज़ें सिखाती भी है। डजेंट मैटर आप सक्सेसफुल बने या अनसक्सेसफुल रहे उसमें। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि बस आप वर्क हार्ड करते रहिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।